नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आरसीएम ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एंड सिटिंग फ़ी। जो डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिलती है और सिटिंग फ़ी मिलती है, उसके ऊपर आरसीएम कैसे लगाया जाएगा, क्या आरसीएम एप्लीकेबल होगा, रेट क्या होगा, क्या सभी तरह के डायरेक्टर के ऊपर जो उनको रेम्यूनरेशन मिलती है, सिटिंग फ़ी मिलती है, उसके ऊपर आरसीएम पे करना पड़ेगा, या फिर जो डायरेक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, चाहे वो किसी प्रकार की सर्विस हो, क्या उसके ऊपर आरसीएम पे करना पड़ेगा। डिटेल में समझने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर कि कैसे यहाँ पे डायरेक्टर रिम्यूनरेशन के ऊपर या सिटिंग फी के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा या आरसीएम लगाया जाएगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, आप इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 का देख सकते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफाइड सर्विसेज के ऊपर आरसीएम लगाया हुआ है कि एक नोटिफाइड सर्विसेज होगी जिसके ऊपर आरसीएम लगाया जाएगा जब एक बॉडी कॉरपोरेट को इस तरह की सर्विसेज दी जाएगी। ठीक है, मतलब कि सर्विस की सप्लाई डायरेक्टर के द्वारा एक कंपनी को होती है, बॉडी कॉरपोरेट को होती है जो लोकल टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, तो उस केस में आरसीएम लगाया जाएगा। इसके लिए आप सर्कुलर नंबर 140/10/2020 को भी देख सकते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 12 पॉइंट को सिंप्लीफाइड किया है, जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशंस के ऊपर और सिटिंग फी के ऊपर है कि जब डायरेक्टर कंपनी से रेम्यूनरेशन लेता है या सिटिंग फी लेता है या अपनी सर्विसेज देता है इसके और भी, तो कैसे उसके ऊपर आरसीएम लगेगा। दोस्तों देखो, यहाँ पे डायरेक्टर, कौन से डायरेक्टर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है, उसको रेम्यूनरेशन पे किया जाता है। ठीक है, तो वो आरसीएम के अंदर अट्रैक्ट होता है। इस तरह की जो सप्लाई होती है वो आरसीएम के अंदर अट्रैक्ट होती है, और यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी है वो पे करना होता है एक कंपनी को, एक बॉडी कॉर्पोरेट को, मतलब रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। सर्विस कौन रिसीव कर रहा है? एक कंपनी सर्विस रिसीव कर रही है डायरेक्टर से। तो जब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो उस केस में वहां पे आरसीएम पे करना होता है एक बॉडी कॉर्पोरेट को, मतलब कि कंपनी को। अगर मैं किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, मैं वहां से रेम्यूनरेशन ले रहा हूं, तो कंपनी उस रेम्यूनरेशन के ऊपर आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करेगी। दूसरा, आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि देखो, डायरेक्टर जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब हो गया एक ऐसा डायरेक्टर जो कि फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है कंपनी का। इस तरह के डायरेक्टर जो है वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, और इस तरह के डायरेक्टर के द्वारा जो भी सर्विस सप्लाई की जाती है, ठीक है, जैसे रेम्यूनरेशन हो गया, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। इस तरह के डायरेक्टर को अगर रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो जीएसटी आरसीएम बेसिस पे जमा कराना पड़ता है। इस तरह के डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दी जाती है उस केस में टीडीएस भी लगता है, सेक्शन 194J सबसेक्शन 1BA के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है। जो उनको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा इस तरह के डायरेक्टर को, तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। कोई फ़ी या कमीशन दिया जाता है तो भी इस तरह के डायरेक्टर पे टीडीएस कटेगा। उसके बाद अगर कोई डायरेक्टर कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, जैसे कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, जिसको आप मैनेजिंग डायरेक्टर बोल सकते हो या होल टाइम डायरेक्टर बोल सकते हो, जिसको होल टाइम एम्प्लॉयमेंट कंपनी से मिलती है। ठीक है, मतलब कंपनी से ही रोजगार उसको हमेशा के लिए मिल रहा है, वो कंपनी में लगातार और डेली बैठता है। इसके लिए आप कंपनी रूल 2 सब रूल के कंपनीज रूल 2014 को भी देख सकते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन के लिए। सो दोस्तों, इस तरह का डायरेक्टर जो कंपनी का एम्प्लॉय है और जो एक होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं इनको। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन में इनको रखा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के डायरेक्टर को जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं इनको सैलरी पे किया जाता है, तो उस केस में टीडीएस भी कटा जाता है, और इनका टीडीएस सेक्शन 192 के अंदर कटता है। जो ऊपर वाले डायरेक्टर थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनका 194J1BA के अंदर कट रहा था, यहाँ पे 192 के अंदर कटता है। ठीक है, इनको जो सैलरी वाला सेक्शन होता है उसके अंदर रखा गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा एज ए सैलरी के रूप के अंदर बुक्स में डिक्लेयर होगा।
और उसके ऊपर टीडीएस सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग होगा और इस तरह के सैलरी अमाउंट पे नहीं होगा। मतलब इस तरह के जो डायरेक्टर को सैलरी दी जाएगी, रेम्यूनरेशन दी जाएगी, बेसिकली इसको सैलरी में ट्रीट किया जाएगा सेक्शन 192 में, और इस तरह के रेम्यूनरेशंस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जब सर्विस एक एम्प्लॉई एक एम्प्लॉयर को देता है, ठीक है, तो उसको एग्जम्प्ट रखा गया जीएसटी के अंदर, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। सैलरी अगर आप किसी कंपनी से उठाते हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, सैलरी लेते हो, तो उस पर जीएसटी पे नहीं करना पड़ता। इसीलिए शेड्यूल 3 के अंदर इसको रखा गया है। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो सैलरी के अंदर काउंट होते हैं, सेक्शन 192 के अंदर उनकी टीडीएस को काटा जाता है और इस तरह के रेम्यूनरेशंस के ऊपर जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है, आरसीएम भी अप्लाई नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा कोई और अदर रेम्यूनरेशंस हो, फी हो, कमीशन हो, ठीक है, जिसको आपने सेपरेटली डिक्लेयर किया है अदर देन सैलरी के अलावा, मतलब सैलरी के रूप में डिक्लेयर नहीं किया आपने और कंपनी के बुक्स में सैलरी नहीं दिखाई है आपने, तो उस केस में टीडीएस इसके ऊपर सेक्शन 194J के अकॉर्डिंग लगेगा और जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर वो सैलरी की डेफिनेशन में फिट नहीं होगी और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और उस केस में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा एक बॉडी कॉर्पोरेट को। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आरसीएम कब लगाया जाएगा और कब नहीं लगाया जाएगा। डायरेक्टर अगर इंडिपेंडेंट है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनको रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है तो आरसीएम लगेगा। इसके अलावा अगर वो कोई और सर्विसेज देते हैं तो उस पर भी आरसीएम लग जाएगा। अगर होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है और इस तरह के डायरेक्टर जिनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोला जाता है, ये रेम्यूनरेशंस लेते हैं, कंपनी के बुक्स में सैलरी के रूप में दिखाया जाता है, तो सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग पे टीडीएस कटेगा और आरसीएम भी पे नहीं करना पड़ेगा। और आरसीएम किस पे एप्लीकेबल होगा और किस किस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, देखो आरसीएम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा जब डायरेक्टर अपनी सर्विसेज देता है। जैसे कि कोई अपनी कमर्शियल प्रेमिसेस को रेंट पे दे रहा है कंपनी को, ठीक है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी कंपनी को रेंट पे दे दिया तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है अपने प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग सैलरी के अलावा अलग से, तो उस केस में भी आरसीएम लग जाएगा। कोई गुड्स को सेल कर रहा है, उसकी खुद की गुड्स थी, वो कंपनी को सेल कर रहा है तो उस पर भी आरसीएम लग जाएगा। कोई कमीशन ले रहा है उस केस में लग जाएगा, ठीक है। गारंटी दे रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टर्म लोन के लिए, ठीक है, गारंटी कमीशन ले रहा है उसमें, तो उस केस में भी आरसीएम लग जाएगा। सो दोस्तों, इसके अलावा अगर डायरेक्टर को शिटिंग फी पे किया जाता है सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा और इस केस में टीडीएस भी काटा जाएगा सेक्शन 194J सबसेक्शन 1 क्लोज बीए के अकॉर्डिंग। जनरली शिटिंग फी जो पे किया जाता है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पे किया जाता है। जब वो मीटिंग के लिए बैठते हैं तो शिटिंग फी के रूप में उनको अमाउंट पे किया जाता है ताकि वो मीटिंग्स को अटेंड कर सके। तो जो भी शिटिंग फी पे की जाती है उनको, तो उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपनी यहाँ पे आरसीएम पे करेगी, जीएसटी पे करेगी आरसीएम बेसिस पे। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आरसीएम लगेगा, कब आरसीएम नहीं लगेगा। आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को देखने के लिए स्पाइस पार्ट बी फॉर्म देख सकते हैं। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, स्पाइस पार्ट बी भरते हैं, उसके अंदर आपको वो दिख जाएगा कि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। या फिर दोस्तों फॉर्म DI 12 भी देख सकते हैं, जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए फॉर्म होता है, उसमें भी आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की डिटेल मिल जाएगी। तो मैं सिंपल साधारण भाषा में एक लाइन में बोलूँ तो कब आरसीएम लगेगा, कब आरसीएम नहीं लगेगा, तो देखो जब भी किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कोई भी अमाउंट पे किया जा रहा है, चाहे वो रेम्यूनरेशंस हो, कमीशंस हो या कोई भी अदर अमाउंट पे किया जा रहा है जो उसने सर्विसेज कंपनी को दी है, उसके ऊपर आरसीएम लग जाएगा, ठीक है। और उस केस में टीडीएस सेक्शन 194J के अकॉर्डिंग काटना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जहाँ पे वो कंपनी के अंदर पूरे दिन बैठता है, कंपनी में एम्प्लॉय की तरह काम करता है, कंपनी से ही उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जो भी उसको रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा
वो सैलरी की डेफिनेशन में फिट होगी और सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग इस पे टीडी काटा जाएगा और सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। शेड्यूल 3 के अंदर इस तरह की रेम्यूनरेशंस एग्जाम्प्ट होगी और उस केस में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसको सैलरी के अलावा किसी और अमाउंट को पे किया जाता है, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा है कंपनी को, चाहे कमीशन ले रहा है वहाँ से, या कोई भी अदर अमाउंट ले रहा है अपनी सर्विसेज के बदले में, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा और टीडीएस सेक्शन 194 जो के अकॉर्डिंग काटा जाएगा। समझ गए दोस्तों कैसे यहाँ पे डायरेक्टर रेम्यूनरेशंस एंड सिटिंग फी के ऊपर आरसीएम लगाया जाएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।